हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बैच 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी में जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और जैसे कि आप लोग का सबका सिविल ही होगा, तो आप लोगों को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है। तो मैंने कुछ बेसिक्स लाए हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी कुछ मैकेनिकल के बारे में कुछ आइडिया लग जाए। तो देखिए फ्रेंड, आज शुरू करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बेसिक। तो इसमें सबसे पहले जो आता है फ्रेंड, आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है जो सिलेबस में दिया गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है फ्रेंड, तो इसमें देखिए यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग का होता है। तो थर्मोडायनेमिक का जो डिवाइड किया जाता है वो सिस्टम में बढ़ता है, सराउंडिंग और बाउंड्री। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री है क्या फ्रेंड? मान लीजिए कोई एक ये एक कुछ ले लिए, मतलब एक मान लिया एक मग में पानी ले लिए। तो उस मग के अंदर जो पानी होगा वो सिस्टम होगा, और जो मग का इंटरफेस जो होगा वो होगा बाउंड्री। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके इधर साइड में मग के चारों चारों साइड जो एरिया है वो सराउंडिंग। तो इन्हीं सब तीनों से मिलकर बना होता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है यूनिवर्स। तो इससे आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखिए अब यहाँ पे इससे एक सवाल जरूर जैसे, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जेएसएससी में हमेशा यहाँ से एक सवाल बनते हैं, सिस्टम का टाइप से पूछता है फ्रेंड। तो सिस्टम तीन तरह के, मेनली तीन तरह के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड, ओपन सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए कि कोई चाय की गर्म, मतलब कोई ग्लास में आपको चाय दिया गया है, गर्मा गर्म है। तो उसमें क्या होगा? या तो चेंज होगा एनर्जी चेंज होगा, और उसमें मास भी कुछ कुछ वेपर के फॉर्म में उड़ेगा। तो जिस 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 भी फेज में, जिस भी सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों चेंज हो रहे हो तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। और अगर फ्रेंड इसी को आप ढक दीजिएगा, मतलब फुल्ली, मतलब ढकना मतलब कि पूरी तरह से आइसोलेट, मतलब ऊपर में पूरी तरह से ढक देना है, ताकि यहाँ से मास, मतलब कुछ उड़े ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी तो चेंज होता है क्योंकि इसके वॉल से भी एनर्जी जा सकते हैं, लीक हो सकती है, लेकिन लेकिन जो मास होता है उसमें नो चेंज होता है। तो जहाँ भी आपको एनर्जी चेंज दिखे और मास चेंज नहीं दिखे, तो वो हो जाएगा क्लोज सिस्टम। अब और एक सिस्टम आता है फ्रेंड, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लिए थर्मोफ्लास्क का। अगर आइडियल थर्मोफ्लास्क देखें, ऐसे तो नॉर्मली जैसे आप थर्मोफ्लास्क में पानी रखते होंगे तो लगभग 24 घंटा तक रहता है गर्म, और वो फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर आइडियल केस में अगर देखा जाए तो वो अगर गर्म दिए हैं तो गर्म हमेशा के लिए रह जाएगा। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड कि एनर्जी भी चेंज नहीं होता है और ना ही मास चेंज होता है। तो पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी एंड मास, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड। और ये तीनों आपको ऑप्शन में दिया जाएगा फ्रेंड, तो बोलेगा कौन सा होगा, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन आते हैं। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन में जो होते हैं फ्रेंड, वो सिंगल पॉइंट पे डिफाइन किए जाते हैं, मतलब जो सिंगल पॉइंट में जिस जिस भी फंक्शन को डिफाइन कर सके वो हो गया पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन में जो प्रॉपर्टी, इसके दो प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टी में। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड, मतलब जिसको जोड़ा जा सके, सॉरी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको जोड़ा जा सके, जैसे कि मतलब ये डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड, वॉल्यूम है, तो 1 लीटर वॉल्यूम है और उसमें से और 1 लीटर वॉल्यूम मिला दिया जाएगा, तो वो 2 लीटर बनेगा कि नहीं, यानी कि एडिटिव हुआ। मतलब जिसको जोड़ा जा सके, मास को 1 kg, मास को 1 kg और मास मिलाए तो 2 kg हो गया। तो इसी तरह से जिसको जोड़ा जा सके वो एक्सटेंसिव, और जिसको जोड़ा ना जा सके वो इंटेंसिव। जैसे कि टेम्परेचर है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस का कोई भी टेम्परेचर का, उसमें अगर 50 डिग्री सेल्सियस का और मिक्स कर दें तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, और बल्कि घट ही जाएगा। तो जिसको जोड़ा ना जा सके वो इंटेंसिव, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। और यहाँ पे मेन जो फोकस करने वाली बात है फ्रेंड, कि जहाँ स्पेसिफिक आया कोई भी, मतलब आपको लिखा रहेगा कि स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, या कुछ भी स्पेसिफिक दिखे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाता है फ्रेंड। तो ऑप्शन में हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया जाएगा, बोलेगा कि ये कैसा, किस टाइप का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से भी रहते हैं। तो ये बेसिक है फ्रेंड, यहाँ से बेसिक से ही तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे ही, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अब पाथ फंक्शन क्या होता है फ्रेंड। देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है, देखिए जो 2 पॉइंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन, मतलब 2 पॉइंट चाहिए कम से कम इसको डिफाइन करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हीट वर्क, जो कि 2 पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो तो ये हो गया पाथ फंक्शन। तो कभी पूछ लिया जाए कि हीट इज ए, इसमें ऑप्शन में देगा पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हीट एंड वर्क जो होगा पाथ फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट चलते फ्रेंड इसके लॉ के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के। तो पहला जो, ऐसे तो फर्स्ट लॉ आता है पहले, लेकिन जीरोथ लॉ से शुरू करते हैं। फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसने 1931 में आर एच फॉलर ने दिया था। और ये जो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें आपको स्टेटमेंट पे नहीं जाना है, मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर इसके बाद स्टेटमेंट आप चाहे पढ़ सकते हैं। तो बोल रहा है कि फ्रेंड यहाँ पे मान लिया जाए ये, चलिए इसको ए बी सी से मानते हैं, ए बी और सी से मानते हैं। तो अगर बोला जाता है फ्रेंड कि अगर ए और बी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और ए और सी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बी होगा वो सी के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड, आप समझ में आ जाएगा। तो यही इस जो ये स्टेटमेंट है, यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये टोटली कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चाहे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए सिस्टम पी इज इन इक्विलिब्रियम विथ ए सिस्टम क्यू एंड ऑल्सो इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम आर, मतलब ये पी जो है क्यू से भी है और आर से भी है, देन बोथ सिस्टम क्यू एंड आर, अब ये क्यू एंड आर आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो वही बोल रहा है कि फ्रेंड ये सब भी, जब ये और ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। अब देखिए फ्रेंड बहुत सारा प्रोसेस है। तो देखिए प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे। प्रोसेस देखिए, तो पहला आता है आइसोबेरिक प्रोसेस, जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसको आइसोपेस्टिक ही बोलते हैं, आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा आता है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसको हाइपरबोलिक फंक्शन भी, हाइपरबोलिक प्रोसेस या बोल सकते हैं। और देखिए तीसरा आता है एडियाबैटिक, जिसमें कि मतलब हीट चेंज जो जीरो होता है, इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। और चौथा जो है वो है आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट आया तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, बेस्ट लॉ, तो चार्ल्स लॉ लगेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट आया तो बॉयल्स लॉ होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट आया तो गे लुसेक लॉ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो ये देखिए पी वी डायग्राम है। यहाँ पे एक प्रेशर कांस्टेंट का पहले आता है, जिसमें कि जो ये देखिए ये फॉर्मूला है। तो प्रेशर कांस्टेंट में जो एन का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो ये वन हो जाता है। तो प्रेशर कांस्टेंट देखिए, तो ये सीधे एक ऐसा लकीर बन जाएगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट में देखिए ये इन्फिनिटी हो जाता है एन, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो आपका है देखिए यहाँ पे, ये टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ है, जो इसमें एन का वैल्यू वन होता है। और ये है आपका एडियाबैटिक के लिए, तो एन इजल टू 1.4 होता है, जिसको कि एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं 1.4 को। तो यहाँ पे आपको जैसे कि इस तरह का दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें से टू कौन सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। तीसरा बोल दिया जाएगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से भी डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए वही सब है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि देखिए यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, और यहाँ पे किस किस कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला क्या क्या लगता है, तो वो देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे पहला केस है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक के केस में जो वर्क होता है पी इंटू डी वी होता है फॉर्मूला इसका। आइसोथर्मल के केस में पी वन वी वन लॉन वी टू बाई वी वन होता है वर्क का फॉर्मूला। एडियाबैटिक के केस में डब्लू जो होता है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाय गामा बाय वन, गामा माइनस वन। और जो गामा का वैल्यू होता है वो 1.4 होता है एयर के लिए। इसके देखिए फ्रेंड यहाँ पे आइसोकोरिक भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड भी कांस्टेंट यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फ्रेंड तो यहाँ पे यही कांस्टेंट हो गया, तो ये जीरो हो गया, यानी कि वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद इसका ग्राफ भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस में मैक्सिमम होता है किस में मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम वर्क एरिया अंडर पी वी गिव्स वर्क।
जो पीवी डायग्राम में जो एरिया होता है फ्रेंड वो हमको वर्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये सीधा हो जाएगा, और जो इसमें मैक्सिमम इसमें एरिया देखिए मैक्सिमम इसी का होगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये घट जा रहा है ये, तो फिर इसके बाद आइसोथर्मल में इससे कम होगा, और फिर एडियाबेटिक में उससे भी कम होगा, और जो आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था उसमें तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा प्रेशर कांस्टेंट पे वर्क ज़्यादा होगा, इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट पे ज़्यादा होगा, इसके बाद एडियाबेटिक, इसके बाद तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको सजा दिया गया है। तो यहाँ पे कभी पूछ लिया जाएगा कि एडियाबेटिक के कंडीशन में मैक्सिमम वर्क मिलेगा या फिर प्रेशर कांस्टेंट के केस में यानी कि आइसोबेरिक के केस में, तो यहाँ से सवाल पूछ लिया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ तक ही रखते हैं आज। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ से पक्का आपका कुछ एक दो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि जेएसएससी में आए हुए भी हैं। ऐसे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जेएसएससी के क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को डाल चुका हूँ मैंने, लेकिन जब पढ़ा के मैं उसको रिलेट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब अच्छा लगेगा कि मैं मतलब जेएसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन के बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा आपका। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।